हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिना जद्दोजहद के, बिना ज़्यादा परेशान हुए, बिना ज़्यादा हैरेस्ड हुए आप आपके ऊपर होने वाले केसेज को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो, कैसे सॉल्व कर सकते हो। बात को समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, और चीज़ों को सिंप्लीफाई करके आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि तमाम प्रकार के जो केसेज होते हैं उनमें रिलीफ कैसे मिल सकता है। सबसे मेन आपका रिलीफ यही है कि आप परेशान ना हो, प्रताड़ित ना हो, आपके परिवार वाले प्रताड़ित ना हो, चीज़ें चलती रहें और सामने वाला जिसने केस किए हैं, झूठे केस किए हैं, वो अपने आप ही दबाव महसूस करे। इस तरह से आप केस को कैसे लड़ें, अब एक एक करके हम चीज़ों को समझेंगे। इनिशियली आपके ऊपर 3 केस होने तय होते हैं, 498 ए, 144 BNSS, DV एक्ट। इसके अतिरिक्त कई बार एक कंप्लेंट केस भी आ जाता है कि भैया इसने चोरी कर ली या मेरा स्त्री धन रख लिया या मारपीट हो गई, इस प्रकार का एक अलग से केस भी हो जाता है। तो मोटा मोटा मान के चलते हैं कि 4 केस आपके ऊपर हैं। अब इन 4 केसेस को डील करना इनिशियल स्टेज है, अभी कुछ हुआ नहीं है। आपके सामने चारों केस है, चारों केस में आपको समन आ रहे हैं, आपकी अलग अलग डेटें पड़ रही हैं और आपका प्लेस भी उस जगह से दूर है। अगर आप नॉर्मल प्रक्रिया से चलेंगे, यानी इन केसेज में हर डेट पे जाके उसके प्लेस पे अपीयर होंगे, तो इससे सामने वाले का मनोबल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उन्हें लगता है कि आप पूरे तरह से झुक गए। और रियलिटी भी होती है, क्योंकि जब आप दूसरे प्लेस पे जाते हो, 1-2 बार आदमी झेल लेता है, तीसरी बार में फिर वो उसकी जो हैरेसमेंट होती है, उसके अंदर जो रोष होता है वो उसके चेहरे से प्रकट होने लगता है, जो कि सामने वाला देखता है और उसको खुशी मिलती है। फिर वो आपको और परेशान करने के पर्पज से और डेट्स ऐसे रैंडम करके लगवाता है ताकि आपको बार बार आना पड़े, हफ्ते में आना पड़े, 15 दिन में आना पड़े। अब इन सब चीजों को खत्म करने का तरीका क्या है? देखो, 498 का केस या 85 BNS का केस स्टार्ट तब होता है जब पुलिस चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर देती है। उसके बाद कोर्ट एक कॉग्निजेंस ऑर्डर करता है और आपको उसके बाद समन आता है। अब जब भी आपको पता चलता है कि आपकी चार्जशीट आ चुकी है, कॉग्निजेंस हो चुका है, आप इन दोनों चीजों की कॉपी कोर्ट से निकलवा लें और हाई कोर्ट में चले जाएं, एक क्वैशिंग पिटीशन फाइल कर दें चार्जशीट को क्वैश करने के लिए और एंटायर क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्वैश करने के लिए, कॉग्निजेंस ऑर्डर को क्वैश करने के लिए, और उसके साथ में एक स्टे पिटीशन भी लगा दें कि साहब नीचे की प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया जाए। और पूरा फोकस आपका पहले स्टे पे होना चाहिए। जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था इसी चैनल पर, जिसमें बताया था कि एक मामले के अंदर हमने सारे ही केस ऑलमोस्ट स्टे करवा दिए, तो लड़की वाले अपने आप ही ब्रेक हो जाएंगे। ये मत सोचिए कि जो स्टे है वो टेम्परेरी है, टेम्परेरी नहीं है। क्वैशिंग में जितना भी टाइम लगेगा, 2 साल 3 साल, वहां तक वो स्टे आपका चलता है। तो यानी लड़की के केस में कुछ नहीं हो पा रहा है। सेकेंडली, आपको उस प्लेस पे जाना नहीं पड़ रहा है, आपको नीचे कोई लॉयर हायर नहीं करना है, आपकी हैरेसमेंट पूरी तरीके से बच गई है। अगर नीचे केस चलता तो लड़की एक बार भी नहीं आती, ऊपर केस चलेगा तो लड़की को लॉयर हायर करना पड़ेगा, उसकी फीस पे करनी पड़ेगी। जबकि 498 के साधारण केस में, जो कि ट्रायल कोर्ट में चलता है, लड़की का 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। तो उसको कंफर्ट जोन से आप बाहर लेकर के आ गए। अब स्टे आपको मिल जाता है अगर, तो क्वैशिंग आपकी चलती रहती है। और अगर कल को आपकी क्वैशिंग भी हो जाती है तो आपका डबल बेनिफिट हो जाता है, आपके ऊपर से इतना बड़ा केस ही खत्म हो जाता है। सेम चीज आप डीवी केस के साथ भी कर सकते हो। आज के समय आपको पता ही होगा, मैंने वीडियो भी बनाए हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाल में इस चीज को क्लियर करा है कि डीवी एक्ट की क्वैशिंग अगर आती है तो हाईकोर्ट को एंटरटेन करेगा और मेरिट पे देखेगा। तो डीवी केस में भी सेम प्रक्रिया आप अपनाइए। जब आपको समन आ जाता है उसके बाद आप उसे क्वैशिंग में ले जाइए, साथ ही एक स्टे पिटीशन भी फाइल कर दीजिए। अब यहां पे भी अगर आपको स्टे मिल गया तो डीवी वाला केस भी आपका इनका ब्लॉक हो जाएगा। अब आ जाते हैं तीसरे केस पे, 144 BNSS, जिसमें मेंटेनेंस होता है। ये एक इकलौता ऐसा केस है जिसको आपको नीचे की कोर्ट में लड़ना है और बहुत सीरियसली लड़ना है, क्योंकि आपका मैटर कितना जल्दी खत्म होगा वो इस केस के आदेश पर डिपेंड करता है। इसमें कई सारी स्ट्रेटेजी हो सकती हैं, आपकी प्रोफाइल के आधार पर, आपके बैकग्राउंड के आधार पर, आपके केस के आधार पर, जिसको आपको अच्छे लॉयर से डिस्कस करना है। रिप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज ही मैंने एक वीडियो बनाया था सोचपा प्रहार पे, इसमें बताया कि एक क्लाइंट ने रिप्लाई फाइल किया और रिप्लाई देख करके खुद क्लाइंट कह रहा था कि मैं ट्रैप हो गया, क्योंकि रिप्लाई इतना बुरा था। रिप्लाई में ऐसी ऐसी चीजें लिखी थी जिससे क्लाइंट फंस रहा था। तो रिप्लाई बहुत मैटर करता है। यानी इन शॉर्ट ये हो गया, 144 BNSS या 125 CRPC के केस को नीचे की कोर्ट में बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको फाइट करना पड़ेगा। इकलौता केस ऐसा है जिसको आपको नीचे फाइट करना है और बहुत ध्यान से फाइट करना है, लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब आ जाते हैं कि इन तीनों के अलावा कोई और अगर कंप्लेंट केस उसने किया है, तो कंप्लेंट केस में जब तक कॉग्निजेंस नहीं होता तब तक तो आप पार्टी ही नहीं होते, यानी आपको जाने की जरूरत ही नहीं होती। और अगर कभी कॉग्निजेंस हो जाता है तो कॉग्निजेंस होने के बाद उस कॉग्निजेंस ऑर्डर को अगेन फिर आप हाई कोर्ट में ले जाइए क्वैशिंग में और स्टे पिटीशन फाइल कर दीजिए। इस पूरी प्रक्रिया के अंदर
कंप्लेंट केस में कॉग्निजेंस तक जाने में ही पहले लड़की को 6 महीने से लेकर साल भर का समय लग जाता है। उसके बाद जब ये केस हाईकोर्ट में चला जाएगा, नीचे प्रोसेस नहीं होगा, लड़की को फिर उसके लिए भी हाईकोर्ट आना पड़ेगा। तो वो भी जब 3-3 केसेज के लिए हाईकोर्ट में लॉयर हायर करेगी, आएगी, उसको भी लगेगा कि लिटिगेशन इतना आसान नहीं है। अच्छा यही होता कि आराम से बैठ करके एक समझौता कर लेते रीजनेबल पे। सारी डिमांड्स टूट जाती हैं। ये समय के साथ होता है और समय देना जरूरी होता है। अभी एक मामले में ना एक प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को मैं परचेज करने की सोच रहा था। मैंने सेलर को बोला, मैंने कहा बताओ। वो मुझे कहता है मैं 80 लाख रुपए लूंगा। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 25 लाख से 30 लाख के बीच में है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और आप डिमांड कर रहे हैं 80 लाख की। मैंने कहा ये तो मैं क्या, ये कोई करेगा ही नहीं इसे। और मैं वहां से हट गया। मैंने दोबारा उनको कोई कांटेक्ट नहीं किया। उसके बाद उन्होंने मुझे कई बार कांटेक्ट किया, मैंने कोई बात नहीं करी। मैंने कहा आपकी जो डिमांड है 80, उसमें निगोशिएशन की कोई संभावना ही नहीं है, और 25 की प्रॉपर्टी है, आप 30 बोलते, 35 बोलते तो मैं आपसे बात करता। अभी मैं क्या बात करूं आपसे। मैंने कोई बात नहीं करी। उसके बाद उन्होंने तमाम लोगों से बात करी, 1.5 साल इस बात को हो चुका है। तमाम लोगों से बात करी, प्रॉपर्टी की वैल्यू किसी को 60 बताई, फिर 50 बताई, फिर 40 बताई। फाइनली वापस वो प्रॉपर्टी अभी मेरे पास आया, उसका प्रपोजल। अब वो उस अमाउंट पे है जो अमाउंट मैं कह रहा था। यानी टाइम चाहिए होता है। जब आदमी को रियलिटी पता चलती है कि मैं कहां पर स्टैंड करता हूं, तब रीजनेबल अमाउंट आती है और तब सेटलमेंट होता है। जल्दबाजी करोगे तो फिर बुरा प्राइस, हायर प्राइस आपको देना पड़ेगा। अब आज जो वो मुझे प्रपोजल दे रहे हैं वो ऐसा है कि मैं उस पर थोड़ा सा निगोशिएट करूंगा तो वहीं पे आ जाएगा 25 के अराउंड, जितने में वो प्रॉपर्टी की एक्चुअल कीमत बनती है। तब सोचेंगे। तो इस पूरे मैटर के अंदर आपको धैर्य रखना होता है और एक स्ट्रेटेजी अपनानी होती है जिसके बिहाफ पर आप इससे बाहर आ सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप पूरी बात समझे होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।